नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं सैंपल पेपर का पार्ट 3। और पार्ट 3 में आज मैं आपके सामने सेक्शन सी डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 पार्ट में वीडियो बना के अपलोड करी थी। दोनों ही वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो जाके जरूर देखें। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। कोई क्वेरी है तो कमेंट करो, आपकी क्वेरी फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थोड़ी वीडियोस में इरेगुलरिटी आ जाते हैं क्योंकि ऑफलाइन बैचेस होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। बट पूरी कोशिश है कि ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है दिसंबर से लेकर के मार्च तक, इसमें मैं आपके साथ रहूंगा, मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट को लेके, और रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू कराऊंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर की वीडियोस के भी लिंक डाले हैं, तो जिस भी बच्चे को क्वेरी है वो जरूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 मार्क्स के क्वेश्चन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। भाई इस बार का सैंपल पेपर देख के मेरे को एक चीज तो समझ में आई कि सीबीएसई बहुत कुछ करवाना चाह रहा है आपसे, और वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले सेक्शन का पहला क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है? अनिरुद्ध ने 2 मेटल ऑक्साइड लिए। अब जब आप सैंपल पेपर देखोगे तो उसमें एक फिगर भी दी गई है, ठीक है? तो उस फिगर से कोई खासा फर्क पड़ता नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो ये कहता है कि लेबल करना भूल गया, बट ही फॉरगेट टू लेबल देम, कि कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कौन सा मैग्नीशियम। हमें गाइड करना है उसे, और कहा गया है कि कैसे गाइड करोगे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और उसको लेबल कर सके। भाई देखो, सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन है वो मेटल नॉन मेटल चैप्टर का है, ठीक है? जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक। लेकिन उसी चैप्टर में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का 2 उदाहरण मेनली लिया गया है आपके 10th क्लास के कोर्स में। तो आप पूछोगे कि सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड? तो ऐसे ऑक्साइड जो डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर शो करने का मतलब है कि वो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी। यानी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक नेचर शो करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर शो करेंगे। ऐसे ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और क्योंकि इसका उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ भाई? आप मुझे खुद बताओ। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, इसका नेचर क्या हुआ? बेसिक। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड हुआ? एम्फोटेरिक। तो अगर मुझे पता करना है, सबसे पहली चीज ध्यान देना, आप मैं पॉइंट्स बता दूंगा आपको। तो बेसिक ऑक्साइड है, यानी जैसे ही अगर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। लाल को किस में बदल देगा? ब्लू में, क्योंकि कैसा ऑक्साइड है? बेसिक। लेकिन एम्फोटेरिक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। दूसरी चीज, ये पानी में घुलेगा, ये वाटर सोल्यूबल है, चाहे वो पार्शियली हो लेकिन वाटर सोल्यूबल है। लेकिन वहीं पर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये इनसॉल्यूबल है। किसमें? वाटर में। तो एक तो ये है कि पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, डुअल नेचर शो करता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा रीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक। और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक। लेकिन ये भाई साहब हमारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। और क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिए गए वो जो 2 ऑक्साइड थे वो कौन सा मैग्नीशियम है और कौन सा एल्यूमिनियम है, नेचर के बेसिस पे। और इन पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखोगे, ठीक है? और अपने आंसर को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। इक्वेशन जैसे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड
की रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस तरीके से समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। वहीं पर जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर आप उसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2। ध्यान रखना यहाँ पर इसने कैसा नेचर शो किया है, बेसिक। इसने भी कैसा नेचर शो किया है, बेसिक। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एक बेस से, तो ये भाई साहब कैसा नेचर शो करने लग जाएंगे, एसिडिक। पर ये स्टिल कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक। ये अंतर है। तो इस कॉन्सेप्ट से एक ऑक्साइड के बारे में पता लगा, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बी पार्ट में कहा गया कि एक एक्टिविटी में आयशु ने 2 सब्सटेंस लिए, कॉपर सल्फेट और सॉरी कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। ये उस कंपाउंड से कॉपर ऑब्टेन्ड करना चाहती है, कॉपर प्राप्त करना चाहती है। तो किसी धातु को प्राप्त करना चाहती है, मतलब जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि धातु का निष्कर्षण। और वो कॉपर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर भी लेती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमको बताना है कि इस एक्टिविटी को उसने कैसे पूरा किया होगा। देखो भाई सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं। एक आपने टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है? रोस्टिंग हिंदी में बोलते हैं इसको निस्तापन। भर्जन और निस्तापन 2 चीजें होती है, मैं निस्तापन की बात कर रहा हूं। रोस्टिंग का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी धातु के सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसे बर्न करें, हीट करें, तो हमें उसी मेटल का ऑक्साइड मिलता है। ऑक्साइड हम उसका ऑब्टेन्ड कर लेते हैं और फिर आगे इस ऑक्साइड से हम उस मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, उसी मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और बाद में ऑक्साइड का रिडक्शन करा के उस धातु को प्राप्त कर लेंगे। यहां पर वो जो धातु सल्फाइड है वो है कॉपर सल्फाइड। समझ में आ रहा है? कैसे उससे कॉपर प्राप्त करना है उस चीज को मैं आपको बताता हूं इक्वेशन के थ्रू, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम इस प्रक्रिया को कर रहे होते हैं तो हम पूरा कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करते। जब एक डिसेंट अमाउंट में कन्वर्जन हो जाता है, मान को चलो 70% 80% तक कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर 70-80% कॉपर ऑक्साइड है तो 20% के आसपास कॉपर सल्फाइड है। अब जो दूसरी प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया हो गई, इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, रोस्टिंग। अब जो दूसरा स्टेप है, उस दूसरे स्टेप को नाम दिया गया है ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन मतलब कॉपर खुद का रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा, हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, कुछ अमाउंट में क्या बचा हुआ है, कॉपर सल्फाइड। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई गई तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इसी कॉपर का ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये 2 रिएक्शंस लिखनी थी, एक रोस्टिंग और दूसरा ऑटो रिडक्शन। अब मैं आपको एक स्टेप आगे बता देता हूं कि जब अब हमें कॉपर मिलेगा तो इस कॉपर का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रीफाइनिंग करेंगे, बिजली की मदद से रीफाइनिंग करेंगे ताकि हमको क्या मिले, प्योर कॉपर मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में पूरा स्टेप तो यही है कि जब ये और मिला होगा कॉपर सल्फाइड, रोस्टिंग कराया, फिर उसका रिडक्शन कराया, कॉपर मिला, इस कॉपर, ये कॉपर प्योर नहीं है, प्योरिटी के लिए इसको रिफाइनमेंट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें हमको प्योर कॉपर मिलेगा। यहां पर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है और मेरा आपसे वो क्वेश्चन ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस में हम किस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है
जो उसमें डाला गया है, जिसकी प्रोसेस की मदद से आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके प्योर कॉपर प्राप्त करने वाले हो, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इन दो रिएक्शंस के थ्रू हमने ये बता दिया कि आयशु ने किस तरीके से उस एक्टिविटी को पूरा किया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 के दो पार्ट हैं, ए और बी। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब मैं इस पार्ट को देखता हूं, जैसा मैंने अभी बोला कि इस बार सीबीएसई चाह तो कुछ और ही रहा है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन और ये 1, 2 और 3 पार्ट करवा रहा है। और तीनों पार्ट में ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक ठाक लिखना है। कई बार बच्चे होते सर इतना करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन ही वैसा आएगा तो उपाय क्या है? करना तो पड़ेगा। नहीं, पहले पार्ट में क्या बोला कि इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस में एक्स और जेड का नाम बताओ। चलो जी बता देंगे। दूसरे में कहता है एक्स को जब जेड में कन्वर्ट करेंगे तो उस रिएक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, वन वर्ड में ही आंसर है, पर है तो सही। और फिर तीसरा कुछ कहा है, उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि ये दोनों इससे रिलेटेड। देखो भाई, सिंपल सी बात अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस जब रिएक्ट करेगा, ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली में प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बनाने की क्रियाविधि इसी तरीके से लिखी जाती है। तो इसका मतलब है कि जब बनेगा तो कंपाउंड मिलेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो जो हमारा आंसर है 28, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्स क्या है मेरे बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वाई क्या है? वाई होगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स को जब जेड में कन्वर्ट करूंगा। एक्स को जेड में कन्वर्ट करते टाइम मैंने हीट दी है, और जब हीट की मदद से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है मेरे बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आप इतना ही लिख देना। और कौन सी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट किस फॉर्म में दी गई है, सॉरी एनर्जी किस फॉर्म में दी गई है? हीट के फॉर्म में। कमेंट करके बताइए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। अगर पहला टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में दी जाती है, तो बचे हुए जो 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप हैं जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सनलाइट के रूप में दी जाती है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप का नाम क्या होता है? आपको कमेंट करके बताना है। ये हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए, ए बी सी, और उनका पीएच बताया गया। पीएच बताने से यह हुआ कि भैया ए का पीएच 6, बी का पीएच 8 और सी का पीएच है भाई साहब 9.5। किस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन को ही बोलते हैं, का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो हमारा पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के, जिसको हाइड्रोनियम आयन लिखा है। यानी जितना ज्यादा H+ आयन की मात्रा होगी, पीएच उतना क्या होगा भाई? कम। उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर एक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज्यादा और उसका पीएच क्या होगा? कम होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होता चला जाएगा? एसिडिक होता चला जाएगा। अब भैया सबसे कम पीएच किसका है? ए का। तो सबसे ज्यादा जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वो किसमें होगा? सॉल्यूशन ए में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ए है। दूसरे में कहा कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो भैया पीएच जितना ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन उतना कम, पीएच जितना कम H+ आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा। तो सबसे कम सी में, उससे ज्यादा
बी में और सबसे ज्यादा, ए में ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और एसिड क्या देते हैं? H प्लस आयन। OH माइनस भी देते हैं। बेस क्या देता है? OH माइनस। H प्लस भी देता है। लेकिन एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है OH के कंपैरिजन में, इसलिए वो एसिडिक। बेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू H प्लस, इसलिए वो बेसिक। जितना ज्यादा बेसिक उतना pH ज्यादा, जितना ज्यादा एसिडिक उतना pH कम, और जितना ज्यादा एसिडिक H प्लस आयन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा बेसिक उतना H प्लस आयन कम। गांठ बांध लो इस बात को। मैथ्स एंड साइंस एकेडमी के चैनल से पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपकी सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है। लाइक करो, शेयर करो, हर बच्चे को भेजो कि एक बार देखो, एक बार समझो। कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आके कमेंट कर दो, लेकिन कमेंट मर्यादा में रहेंगे। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट पर कमेंट करो। या तो ये करना था या ये करना था। पहले वाले में कहता है जो बी स्टिंग होती है, मधुमक्खी का डंक, उसको हम बेकिंग सोडा से ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? तो भैया आप सिंपल सी बात लिखोगे कि जो बी स्टिंग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। और एसिड को या उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बेकिंग सोडा का। दूसरा होता है वैस्प स्टिंग। जो वैस्प स्टिंग होता है उसमें क्या पाया जाता है? बेस। और बेस को न्यूट्रलाइज अगर करना है मेरे बच्चों तो क्या करोगे? एसिड। एसिड का मतलब ये नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रगड़ देना, बेहोश कर दोगे। कोई वीक एसिड ले लो, जैसे कि सिरका ले लिया, और वो भी किस फॉर्म में लिया है? डाइल्यूट विनेगर। कमेंट करिए। एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? और दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन, विनेगर में कितना परसेंट एसिड है, कितना परसेंट पानी है? पूरा पोस्टमार्टम कर देना है क्वेश्चन का। जितनी चीजें मेरी ध्यान में आएंगी उतनी चीजें मैं आपको यहां पर जरूर डिस्कस करूंगा। पॉसिबल क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकते हैं ना। अगर एक फुद्दू सा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यही पूछ देगा, बताइए भाई विनेगर में कौन सा एसिड है, या कंसंट्रेशन उसमें पानी का कितना है या वाटर का कितना है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, है ना। चलिए दूसरे में कह रहा फार्मर ट्रीट करता है सॉइल को, मिट्टी को, किससे? क्विकलाइम। भाई साहब क्विकलाइम मतलब क्या? कई तो यहीं बेहोश हो जाते हैं। क्विकलाइम बिना बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड है, अभी बताया पहले क्वेश्चन में, कैसे नेचर का? बेसिक। इसका मतलब है कि अगर मिट्टी का पीएच क्या होता जा रहा है? एसिडिक, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए या पीएच को क्या करने के लिए? बेसिक, वो इसमें क्या करेगा? इसको एड ऑन करता जाएगा। कौन? हमारे जो किसान भाई बंधु होते हैं। एक लाइक किसान के नाम बनता है, ठीक है भाई, तो इसलिए वो ट्रीट करते हैं क्विक लाइम बेसिक इन नेचर। और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से भी सॉइल का कंसंट्रेशन कई बार एसिडिक हो जाता है, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज, एंशियंट स्कल्पचर्स या मार्बल के जो स्कल्पचर्स होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, आप देख भी रहे होगे, सुना भी होगा कि उसके जो मार्बल है वो पीले पड़ते जा रहे हैं। उसको भी हम केमिकल से ट्रीट करते हैं। ऐसा करने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका सिंपल सा जो इस पे आप कमेंट कर सकते हो वो ये कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा। अगर बारिश के पानी का पीएच मान 5.5 5.6 से कम हो रहा है तो उसको एसिड रेन कंसिडर किया जाएगा। इस एसिड रेन की वजह से जो मार्बल होते हैं या जो स्कल्पचर्स है या जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी खूबसूरती खत्म हो रही है। तो ये इनका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। अब इस फेड से बचने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग सर्टन केमिकल जो इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली उस गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से होने वाले एसिड रेन से उन एंशियंट स्कल्पचर्स और मार्बल स्कल्पचर्स को बचाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये 3 कमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से पॉइंट मिल गए होंगे। बाकी आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, कितना बढ़िया आप अपने आंसर को लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से आया है।
लाइव प्रोसेस की वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई। कई बच्चे शॉर्ट्स ही नहीं देखते, देख लो भाई जाके, बहुत काम की है। एक एक मिनट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उसमें, और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है वो। मैंने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी बहुत सारे शॉर्ट्स बना के डाले हैं। कार्बन का पूरा चैप्टर आधे से ज्यादा शॉर्ट्स बना के पढ़ा दिया है, देखते ही नहीं हो, सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तीस कहता है पानी का इस्तेमाल किया जाता है पत्तों के द्वारा, पता है भाई, लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया। पत्ते आ गए तो प्लांट आएंगे। प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बट डाल दिया तभी तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि रेदर देन वाटरिंग द लीव्स, पत्तों पे तो पानी डालते नहीं हो आप, पानी कहां डालते हो? मिट्टी में। क्यों डाल रहे हो? कैसे वाटरिंग रीच कर रही है लीव्स तक, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में वाटर कंडक्शन का क्वेश्चन डाल दिया 3 मार्क्स में। सबसे पहली चीज कि मिट्टी में जो पानी है, मिट्टी में जो पानी है इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट के द्वारा, और रूट से पहुंचेगा ये जाइलम में। जाइलम जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में कंडक्शन करने का काम करता है। सॉरी, प्लांट्स में जाइलम का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। किसको? वाटर को और मिनरल्स को। कहां से? मिट्टी से। और मेन ट्रांसपोर्टिंग चैनल इसमें कौन है? एक है ट्रैकिड्स और दूसरा है वेसल्स। स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा सा। तो ट्रैकिड और वेसल मेन कंडक्टिंग चैनल है। तो कैसे पानी पहुंच रहा है? तो पानी जो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया उसको रूट ने एब्जॉर्ब किया। रूट में किसने? रूट हेयर ने, जो एपिडर्मिस होती है उनकी। और जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, वहां से लेयर बाय लेयर कहां तक पहुंचाते हैं? जाइलम तक। और ये जाइलम जो पूरा कंडक्टिंग चैनल बना रहा है ट्रैकिड और वेसल के साथ मिलके, स्टेम्स से होता हुआ पानी को कहां लेके जाएगा? लीव्स तक। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, कैसे जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन मोस्ट अडॉप्टेबल थ्योरी है ट्रांसपिरेशन की थ्योरी, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। हम जानते हैं कि जब पौधे अपना स्टोमेटल पोर ओपन करते हैं दिन के दौरान, तो इवेपोरेशन होता है मेरे भाई, किसका? वाटर का, वेपर के फॉर्म में। वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटल पोर के थ्रू जब वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है। अब पुल वो वाला नहीं, फ्लाईओवर वाला पुल नहीं, पुल का मतलब है सक्शन क्रिएट हो रहा है। कहोगे एक वर्ड से निकाला दूसरे में फंसा दिया। अरे भैया सिंपल सी बात समझो कि वाटर के प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पानी ऊपर कम और मिट्टी में ज्यादा, यानी रूट की तरफ ज्यादा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पानी का इवेपोरेट हो जाना, जिसकी वजह से वाटर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे ही वाटर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, जाइलम रूट से पानी लेके जाएगा कहां तक? स्टेम्स से होता हुआ लीव्स तक, और लीव्स इसी पानी को यूज करके बनाएगा ग्लूकोज। 2 नंबर का इसी सैंपल पेपर के क्वेश्चन में किस तरीके से ग्लूकोज बनेगा उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बच्चे भी क्वेश्चन अगली वीडियो में आ जाएंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो लंबी है फिर भी छोटी है तो देखिए, क्योंकि भैया सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं करा रहा हूं, थ्योरी भी समझा रहा हूं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी बता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।